नमस्कार। मालदीव्स में इंडिया आउट के स्लोगन पर एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत जाती है और इंडिया को अपना सारा मिलिट्री प्रेजेंस मालदीव से वापस लेकर निकलना पड़ता है। जब इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद में हारती है तो बांग्लादेश के स्ट्रीट्स पे सेलिब्रेशन होता है और अब जब वहाँ पे शेख हसीना की सरकार को आउस्ट कर दिया गया है तो वहाँ एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स राइज पर है। नेपाल की पार्लियामेंट में अक्सर एंटी इंडिया डिस्कशंस किए जा रहे हैं और म्यांमार में जहां पे एक सिविल वॉर चल रहा है वहां की जनता इंडिया के मिलिट्री को दिए गए सपोर्ट से आहत है। पाकिस्तान का हाल तो सबको पता ही है। तो इंडिया के ऑफिशियल नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी के बावजूद भी अगर एंटी इंडिया सेंटिमेंट राइज पर है हमारे नेबरहुड में तो हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। क्या डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी बस G20 कंडक्ट कराना, USA, इजराइल, रशिया यही है? जब हम नेबरहुड में ही अपने इश्यूज को संभाल नहीं पाएंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी रिस्क पर है। तो क्या रीजंस हैं इन राइजिंग एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के और इस ट्रेंड को कैसे रिवर्स किया जा सकता है, जानेंगे हम इस वीडियो में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशिया में 8 मेन कंट्रीज आती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि इनसे हमारे मजबूत रिलेशंस क्यों होने चाहिए। सबसे पहला रीजन है सिक्योरिटी थ्रेट। इंडिया के नेबरहुड में अगर इनिमिकल पावर्स या अदर पावर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो वो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है, जैसे टेररिज्म को रोकना या अनफ्रेंडली पावर्स का इंडिया के नेबरहुड में स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस में होना। दूसरा कारण है इंडिया की क्रेडिबिलिटी। अगर इस नेबरहुड में इंडिया, जो कि सबसे प्रीडोमिनेंट और सबसे बड़ा पावर है, वही अपने मुद्दे नहीं संभाल पाएगा, वही सारे इश्यूज को नहीं हैंडल कर पाएगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट किया जाएगा। दुनिया फिर आपको सीरियसली नहीं लेगी। कहां आप वर्ल्ड का एक ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं और कहां आपके नेबर्स ही आपकी बात नहीं मान रहे हैं। ये उसी तरह होगा कि अगर आप MLA का चुनाव लड़ने निकले हैं पर मोहल्ले में कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा। तीसरा कारण है चाइना का थ्रेट। चाइना इस रीजन में ओवरटली इंटरेस्टेड है। चाइना इंडिया को अपने लेवल का नहीं समझता, वो इंडिया को रीजनल पावर समझता है। इसीलिए इंडिया के सारे नेबर्स से एंगेज करता है और इंडिया को इसी नेबरहुड में एंगेज रखना चाहता है, इससे ऊपर नहीं बढ़ने देना चाहता। तो जैसे अमेरिका ने इंडिया को एंगेज किया है चाइना को कंटेन करने के लिए, वैसे ही चाइना इंडिया के सारे नेबर्स को एंगेज करता है इंडिया को कंटेन करने के लिए। तो इसको अगर काउंटर करना है तो इंडिया के रिलेशंस बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए अपने नेबर्स के साथ। पर ये सब जानने समझने के बाद भी हमारे रिलेशंस तो दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। तो अब समझते हैं कुछ कॉमन कारणस को, उसके बाद हम जाएंगे एक एक इंडिविजुअल कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में। पहला कारण है इंडिया का डिस्प्रपोर्शनेट साइज। इस पूरी रीजन का GDP का 78% पार्ट अकेला इंडिया है, पॉपुलेशन का 73% पार्ट अकेला इंडिया है और टेरिटरी वाइज साइज तो आप देख ही रहे हो। तो सारी कंट्रीज में और उनके लोगों में ये एक डर हमेशा रहता है कि इस डिस्प्रपोर्शनेट साइज और इन्फ्लुएंस का फायदा इंडिया उठाकर उनके अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर करेगा, उनकी सरकारों को इन्फ्लुएंस करेगा और उनकी जिंदगियों को इससे असर होगा। इन देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंडिया हमेशा एक मुद्दा रहता है। ऑपोजिशन की पार्टीज भी नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को इंडिया के नाम पर भड़काती हैं। अगर एक कॉमन एनिमी इंडिया को पोर्ट्रे किया जाए सबके लिए तो वोट्स को एकत्र करना आसान हो जाता है। अगर कोई सरकार की बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस हैं इंडिया के साथ तो उस सरकार को पर ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ये सरकार तो इंडिया की कठपुतली सरकार है, इंडिया की सारी बातों को मानती है और अपने ही देश के इंटरेस्ट सैक्रिफाइस करके इंडिया को सेटिस्फाई करती है। आपको इमरान खान का इलेक्शन से पहले दिया हुआ नारा तो याद होगा, नवाज शरीफ के लिए इमरान खान ने नारा दिया था, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। सो इस तरीके से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को फ्लेयर किया जाता है और अगर रिलेशंस खराब हैं किसी देश के साथ तो इंडिया विलेन तो है ही है। तो इस डिस्प्रपोर्शनेट साइज और कंपैरिजन की वजह से एक इनसिक्योरिटी होती है। साथ ही साथ मिलिट्री इंटरवेंशंस जो इंडिया ने 1971 में बांग्लादेश में घुसकर किए और 1980s में श्रीलंका में किए, तो एक कंट्रीज में डर सा बैठ गया कि इंडिया कल को मिलिटरीली इंटरवीन करके उनके बॉर्डर्स चेंज करने का प्रयास तो नहीं करेगा। तो इन्हीं कारणों से वहाँ के लोगों का स्वाभिमान आहत होता है कि इंडिया के साथ उनके देश का रिलेशनशिप अनइक्वल टर्म्स पर है और इंडिया उनको एक सोवरेन कंट्री नहीं समझता। दूसरा अहम कारण है हिस्ट्री। 1980s तक इंडिया
की फॉरेन पॉलिसी अपने पड़ोसियों के साथ इंदिरा डॉक्ट्राइन पे चली। इंदिरा डॉक्ट्राइन इंदिरा गांधी का दिया हुआ फिलॉसफी थी, जिसके तहत इंडिया अपने नेबरहुड में सारे इश्यूज को बायलैटरली हैंडल करेगा और कोई भी एक्सटर्नल पावर इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इसी के तहत हमने श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिपेंडेंस, ये सब हैंडल किया। नेपाल पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। तो इसको हिस्टोरिकली ऐसे देखा जाता है कि इंडिया उनकी फॉरेन पॉलिसी को रिस्ट्रिक्ट करता है अपने फेवर के लिए और ज़्यादा इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है उनकी पॉलिसीज़ पे। साथ ही साथ जब जब लोगों की डिमांड्स और फ्रेंडली रेजीम में चुनना पड़ा तो इंडिया ने हमेशा इंडिया फ्रेंडली रेजीम को चुना और लोगों की भावनाओं को दबाया। जैसे कि हाल ही में बांग्लादेश में जब शेख हसीना एंटी डेमोक्रेटिक सरकार चला रही थी, ऑपोजिशन को जेल में बंद कर उन पर केसेस डालकर, और लोगों में सिमरिंग डिसकंटेंट था, तब भी इंडिया ने शेख हसीना को सपोर्ट करना चुना, ना कि लोगों की भावनाओं को सपोर्ट करने के लिए। तो ये डाइकोटॉमी जो है उसने इंडिया को एंटी पीपल पेंट किया इन कंट्रीज में। तीसरा कारण है कि ये पूरा रीजन पहले के इंटीग्रेटेड रीजन था। यहाँ पे रिलीजन के, कल्चर के, लैंग्वेज के, एथनिसिटी के इतने टाइज हैं कि अगर एक माइनॉरिटी विरोधी पॉलिसी इंडिया में आती है तो उसका असर बांग्लादेश में होगा, पाकिस्तान में होगा। अगर बांग्लादेशी हिंदूज पर हिंसा होती है तो उसका असर भारत में होगा, नेपाल में होगा। तो एक दूसरे के डोमेस्टिक पॉलिसीज का असर भी दूसरे देशों में होता है। चौथा कारण है चाइना। चाइना के पास एक बहुत ही मोटी चेकबुक है और इस मोटी चेकबुक से वो हर देश के दरवाजे पर लोन देने को तैयार खड़ा है। इंडिया उसको कभी भी मैच नहीं कर पाता। साथ ही साथ चाइना की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है प्रोजेक्ट्स की, इंडिया उसमें भी पीछे रह जाता है। हमने जो भी प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के वादे इन देशों में किए थे वो कई सालों तक डिले होते रहे, बल्कि चाइना ने इसे बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करके दिखाया। डिफेंस टाइज बढ़ाकर, पोर्ट्स बनाकर, और कल को उन पोर्ट्स की सुरक्षा के लिए वहाँ मिलिट्री छोड़कर चाइना अपनी स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस इस रीजन में बढ़ाना चाहता है। ये सारी कंट्रीज भी इंडिया को चाइना कार्ड दिखाकर इंडिया से मैक्सिमम बेनिफिट खींचना चाहते हैं। तो चाइना जैसे प्लेयर के एंट्री से भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट स्ट्रोक हुए इस रीजन में। अब इंडिविजुअल कंट्रीज की बात करते हैं। सबसे पहले बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में शेख हसीना 20 सालों से पावर में थी। इंडिया से रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग था, प्रो इंडिया सरकार के रूप में देखी जाती थी। पिछले 20 सालों से ईस्टर्न फ्रंट से टेररिज्म को कंट्रोल कर रखा था। हमें नॉर्थ ईस्ट के एक्सेस के लिए बोथ रोड और रेलवेज का रास्ता दिया था। कई रिवर वाटर ट्रीटीज हुई थी और सब कुछ मधुर चल रहा था। मगर एक प्रॉब्लम थी, वहाँ के इंटरनल पॉलिटिक्स में शेख हसीना एक एंटी डेमोक्रेटिक सरकार चला रही थी। पिछले 2 चुनावों से वहाँ की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी और जमाते इस्लामी दोनों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, बॉयकॉट किया चुनावों को, क्योंकि चुनावी व्यवस्था पूरी की पूरी अवामी लीग के फेवर में सेटअप थी। तो सरकार ने धीरे धीरे अपनी लेजिटिमेसी लोगों के बीच में खो दी। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता था उनके खिलाफ 20-25 केस थोप दिए जाते थे। 2024 के जब चुनाव हुए तो अमेरिका की सरकार ने इसे लेजिटिमेट फ्री एंड फेयर इलेक्शन मानने से इनकार कर दिया। मगर इंडिया, जिसकी आवाज़ की वहाँ मैक्सिमम वैल्यू है, उन्होंने इस इलेक्शन को सर्टिफाई किया कि ये फ्री और फेयर इलेक्शंस थे। इससे लोगों में और गुस्सा बढ़ा। बॉयकॉट इंडिया एंड बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स नाम की मुहिम ऑनलाइन शुरू हो गई। तो जो भी गुस्सा शेख हसीना की रजीम के प्रति था वो सारा गुस्सा एंटी इंडिया में ट्रांसलेट हो गया। अभी भी इंडियन मीडिया वहाँ के इस प्रोटेस्ट के बस आगजनी, वायलेंस और किलिंग्स की फोटोज़ और नैरेटिव चला रहा है, जो कि वहाँ के एक जेन्युइन स्टूडेंट प्रोटेस्ट और डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अपमान है। तो ये बायस्ड नैरेटिव के वजह से भी लोग डिसअपॉइंटेड हैं इंडिया से। अब नई रजीम जो भी सेटल होगी बांग्लादेश में, क्या वो कितनी प्रो इंडिया होगी, कैसे वो पुराने एग्रीमेंट्स को वैल्यू करेगी, आगे ले जाना चाहेगी, या प्रो चाइना हो जाएगी, ये सब देखने वाली बातें होंगी। अगला देश है नेपाल। नेपाल के साथ हमारा 1800 किलोमीटर का कॉमन बॉर्डर है, 54 कॉमन रिवर्स हैं और एक फ्रेंडशिप ट्रीटी है और ओपन बॉर्डर्स हैं। नेपाल हमारे और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट है और हमारे कल्चरल टाइज बहुत हैं। बिहार, यूपी से ऊपर जो मधेशी लोग हैं उनसे हमारे बहुत कल्चरल टाइज हैं और कल्चर बहुत मिलता जुलता है। नेपाल में इनिशियली मोनार्की थी जिस पर कंप्लीट इन्फ्लुएंस भारत की सरकार का था और
भारत की सरकार ने मोनार्की को सपोर्ट किया 1990s तक। तो नेपाल की जनता में ये रिजेंटमेंट था कि इंडिया की वजह से ही वहाँ डेमोक्रेसी नहीं आ पा रही है और इंडिया नहीं चाहता कि नेपाल में डेमोक्रेसी आए। तो रिजेंटमेंट बिल्ड होने का पहला रीज़न वो बना। नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसको सी का एक्सेस नहीं है, तो अपने ट्रेड के लिए 60% ट्रेड उनका इंडिया पे ही डिपेंडेंट है। इंडियन पोर्ट्स के थ्रू ही सामान वहाँ जाता है, इसमें फ्यूल, मेडिसिन, सब कुछ। तो जब जब नेपाल ने इंडिया से अलग लाइन लेने की कोशिश की है, तब तब इंडिया ने प्रेशराइज किया है इकोनॉमिकली नेपाल को इस ट्रेड रूट पर प्रेशर डाल के। लास्ट टाइम जब 2015 में उनका नया संविधान लिखा जा रहा था, तो अनऑफिशियली इंडिया ने ब्लॉकेड लगाया था और इस ब्लॉकेड को लगाकर सप्लाई बंद कर दी गई थी ऑयल की और मेडिसिन्स की। और इस मूव के साथ बहुत ही एंटी इंडिया सेंटिमेंट फैला लोगों में और हमने नेपाल को चाइना की गोद में ढकेल दिया। नतीजा ये हुआ कि अभी हाल ही में नेपाल ने कुछ नए मैप्स जारी किए हैं जिसमें कि हिमाचल के लिपुलेख और काला पानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। मतलब जो चाइना करता था मैप्स प्रिंट करके, वो नेपाल भी करने लगा है। चाइना नेपाल में टॉप इन्वेस्टर बन गया है और तिब्बत से आ रही रेलवे लाइन को बढ़ाकर काठमांडू तक लाया जा रहा है। बेल्ट ऑन रोड इनिशिएटिव का पार्ट नेपाल बन चुका है। वहीं इंडिया के साथ किए गए पुराने समझौते जैसे फ्रेंडशिप ट्रीटी और रिवर वाटर ट्रीटीज़ को रिवाइज करने की बात वहां उठ रही है। पिछले 3 सालों में नेपाल में 4 प्राइम मिनिस्टर बदले हैं और इंडिया के लिए समय निकलता जा रहा है रिश्ते सुधारने का। वहीं म्यांमार में एक सिविल वॉर चल रहा है जिसमें कि मिलिट्री और डेमोक्रेटिक फोर्सेस आपस में लड़ रहे हैं। 40% कंट्रोल मिलिट्री के पास है, 60% डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पास। इंडिया को देखा जा रहा है एज अ सपोर्टर ऑफ मिलिट्री रूल। तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर डेमोक्रेसी का साथ नहीं देगी तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज ही तो कर रहे हो। तो वहाँ की जनता में एक अफसोस है, एक दुख है कि इंडिया ने क्यों मिलिट्री का साथ अभी तक दिया है। मालदीव्स में जब मोहम्मद नशीद की सरकार थी तो वो बहुत ही प्रो इंडिया थी। इतनी प्रो इंडिया थी कि हमारी मिलिट्री प्रेजेंस और बेस को भी उन्होंने मालदीव्स में अलाउ किया। बट इसी को इस्तेमाल करके ऑपोजिशन ने प्रचार किया कि इंडिया आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है, मिलिट्री लेके प्रेजेंट हो गया है आपके देश में, और इंडिया आउट, इंडियन मिलिट्री आउट पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गए। अब इंडिया को वहाँ पे अपने सारे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स को लेके वापस आना पड़ रहा है। जो सरकार आई है वो प्रो चाइना है, उन्होंने तुरंत आते ही 20 एग्रीमेंट्स चाइना के साथ साइन किए और ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट में तब्दील हो गया। श्रीलंका के साथ भी हिस्टोरिकली हमारे टाइज खराब हुए, जबकि तमिल टाइगर्स के रिवोल्ट में हमने इनिशियली उनको सपोर्ट किया, बाद में उन्हें सप्रेस किया, एक कंफ्यूज्ड पॉलिसी परस्यू की। तो श्रीलंकन्स की मेमोरी में भी इंडिया के मिलिट्री इंटरवेंशन की बुरी यादें हैं। अब हाल ही में वहाँ नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं जो कि डिवाइसिव होंगे, उसमें इंडिया क्या स्टैंड लेता है ये देखने योग्य होगा। भूटान पर चाइना ने कई टेरिटोरियल क्लेम्स किए हैं और इस क्लेम्स के दबाव में अब बॉर्डर टॉक्स में वो भूटान को इनवाइट कर रहा है। भूटान अभी तक इंडियन प्रोटेक्टोरेट की तरह ही बिहेव करता था, इंडिया से कंसल्टेशन के बाद ही अपनी फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करता था। बट अगर ये टॉक्स आगे बढ़े तो इंडिया उस कमरे में नहीं होगा और भूटान की चिकन नेक से जो प्रॉक्सिमिटी है उसको देखते हुए ये हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक थ्रेट बन सकता है। अब सवाल ये है कि अगर इस रीजन में इतने एथनिक, रिलीजियस, रीजनल, कल्चरल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी टाइज जब आपस में जुड़े हुए हैं तो इंडिया क्या इन कंट्रीज़ में जो भी हो रहा है उसमें चुपचाप बैठकर तमाशा भी तो नहीं देख सकता। लेकिन कुछ करने पर उसे इंटरफेयरिंग या बुली पावर कहलाना भी पसंद नहीं। अपने रीजन में मुद्दों को हैंडल कर उसे अपनी साख भी बढ़ानी है ग्लोबली, सरकारों से कोऑपरेट करके अपने फेवर में पॉलिसीज़ भी बनवानी है और साथ ही साथ लोगों में पॉजिटिव सेंटिमेंट भी मेंटेन करना है। तो चैलेंज तो है, मल्टीपल लेवल्स पे चैलेंज है। पर ये सब करे कैसे? ये सब करने के लिए इंडिया को एक लार्ज हार्टेड बिग ब्रदर बनना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 1997 में हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री I.K. गुजराल ने गुजराल डॉक्ट्राइन दिया था। इस डॉक्ट्राइन के तहत इंडिया अपने नेबर्स के साथ इक्वालिटी और सोवरेनिटी के प्रिंसिपल पर इक्वल रिलेशनशिप मेंटेन करेगा। इंडिया अपने पड़ोसियों की समस्याओं में मदद करेगा, उनको हेल्प करेगा बिल्ड अप करने के लिए, और बदले में उनसे कुछ वसूलेगा नहीं। इसी तरीके से इंडिया धीरे धीरे अपने नेबरहुड में एक ट्रस्ट बिल्डअप कर पाएगा। इस पॉलिसी को गुजराल डॉक्ट्राइन कहते हैं। तो इंडिया को आगे इसी को परस्यू करना चाहिए।
सार्क जो साउथ एशियन नेशंस का एक एसोसिएशन बना, वो तो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी की भेंट चढ़ गया, तो उसमें कुछ कोऑपरेशन हो नहीं पाया। दूसरा एक फोरम बिम्स्टेक है जो ऑलमोस्ट इन सभी देशों का है, बट इसमें प्रोग्रेस बहुत ही स्लो है और कुछ भी दिखाने लायक नहीं है। तो बिम्स्टेक के थ्रू आप कोऑपरेशन को और परस्यू कर सकते हैं, इन देशों को इकोनॉमिकली अपने पास ला सकते हैं। कई एक्सपीरियंस डिप्लोमैट्स का कहना है कि इंडिया को अपने नेबरहुड में चाइना वाला गेम खेलना चाहिए, कि इकोनॉमिकली इतनी इंटरडिपेंडेंस क्रिएट कर देनी चाहिए मीडियम लॉन्ग टर्म में अपने नेबर्स की अपने ऊपर, कि वो खुद ब खुद आप पे डिपेंडेंट हो जाए, आपको वो कंट्रोल जाके लेना नहीं पड़े। इन देशों की समस्याएं या प्रॉब्लम्स जब भी हों तो आप फर्स्ट और रिलायबल रिस्पॉन्डर्स बने, जैसे कि श्रीलंका के केस में हमने किया कि जब वो चाइना के कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस गया, वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया, पूरी इकोनॉमी बिखर गई, तो इंडिया ने $4.5 बिलियन की अनकंडीशनल असिस्टेंस श्रीलंका को प्रोवाइड की। इससे न केवल सरकार में एक पॉजिटिव मोमेंटम रिलेशनशिप में बिल्ड हुआ, बल्कि लोगों में भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इंडिया के लिए आया। हमारी आदत है कि हम सारी चीज़ों के लिए अपने नेबरहुड में जो भी गलत होता है उसके लिए चाइना को ब्लेम कर देते हैं कि चाइना ने ये किया, चाइना ने वो किया, चाइना की कॉन्स्पिरेसी है। बट इस लाइन को लेने में हम अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं और क्रिटिकली इस मुद्दे को नहीं देखते। एक और बात, डेमोक्रेसी के सच्चे चैंपियन हमें बनना चाहिए और मनचाही सरकार के पीछे ना भागकर लोगों की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। इससे लॉन्ग टर्म में इंडिया को इतनी गुडविल मिलेगी कि वो इंडिया के लिए फायदेमंद होगा। हमें फिर पड़ोसी मुल्कों में शक की निगाह से नहीं बल्कि सम्मान से देखा जाएगा। मोदी गवर्नमेंट और श्री जयशंकर के लिए उनके तीसरे टर्म में ये फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा चैलेंज है। फॉरेन पॉलिसी बस G20, इजराइल, चाइना, अमेरिका ये नहीं है, बल्कि अपने मोहल्ले में भी अपना ट्रस्ट बनाए रखना है। उम्मीद है आगे चलकर हमें अपने नेबरहुड से अच्छी खबरें मिलेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। एक एवरेज इंडियन।